नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशन एंड पीस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सामान्य जीवन में दो वर्ड टीडीएस और टीसीएस से परिचित होंगे। अक्सर सुनने को मिल जाता है कि टीडीएस कट गया है या टीसीएस कटा है। आखिर ये दोनों क्या होता है, पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बेसिक को समझेंगे, उसके बाद कुछ उदाहरणों से हम लोग इसको क्लेरिफाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं टीडीएस और टीसीएस में क्या अंतर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि टीडीएस और टीसीएस ये दोनों जो है सो डायरेक्ट टैक्स है। ये दोनों टीडीएस और टीसीएस ये दोनों डायरेक्ट टैक्स का एक प्रकार है, यानी ये एक प्रत्यक्ष कर का प्रकार है। और इसको स्पष्ट करें तो टीडीएस और टीसीएस जो है वो इनकम टैक्स का एक रूप है। इसको हम लोग कह सकते हैं, इस दोनों को हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स में एडवांस इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स यानी अग्रिम आयकर। टीडीएस और टीसीएस दोनों डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, और प्रत्यक्ष कर में ये आयकर का एक रूप है जिसको एडवांस इनकम टैक्स कहते हैं। टीडीएस और टीसीएस अब हम लोग अलग अलग देखेंगे कि टीडीएस और टीसीएस में क्या अंतर है। पहले टीडीएस को समझते हैं। टीडीएस का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी स्रोत पर कर कटौती। नाम से ही स्पष्ट है कि जहां सोर्स होता है इनकम का, उस सोर्स पर ही कर की कटौती कर ली जाती है। उसको हम लोग टैक्स डिडक्शन एट सोर्स टीडीएस कहते हैं। अब आखिर यहां पर समझना है कि ये डिडक्शन किसका, टैक्स का। जब किसी को पेमेंट किया जाता है तो जो पेमेंट करता है वह टीडीएस काटकर पेमेंट करता है, वह टीडीएस काटकर पेमेंट करता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि इसका सबसे पहला जो उदाहरण है वो उदाहरण है कि सैलरी यानी कि वेतन जो मिलता है तो हम लोग सुनते हैं कि टीडीएस काटता है। इम्प्लॉयर जो होता है यानी नियोक्ता जो होता है वो इम्प्लॉय को यानी कर्मचारी को टीडीएस काट कर पेमेंट करता है। तो सैलरी के भुगतान के समय जहां भुगतान किया जाता है वो इम्प्लॉयर के द्वारा, यानी जो नियुक्ति करता है उसके द्वारा जो भुगतान किया जाता है। तो जहां से भुगतान किया जाता है वहां भुगतान करने से पहले यह देख लिया जाता है कि इनका जो टोटल इनकम है वह टोटल इनकम अगर इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार अगर टैक्सेबल आता है, जैसे वर्तमान में अभी टोटल इनकम अगर 5 लाख से ऊपर है तो उनको टैक्स कटना है, अगर 5 लाख से नीचे है तो टैक्स उनको नहीं कटता है। तो नियोक्ता अगर देख लेगा कि भाई जिनकी सैलरी अगर टैक्सेबल सैलरी अगर 6 लाख रुपए है, 6 लाख रुपए है, तो चूंकि ये टैक्सेबल इनकम जो है, जो बेसिक लिमिट है एग्जम्पशन का वो 5 लाख से ऊपर है, तो नियोक्ता क्या करेगा कि जब एम्प्लॉय को पेमेंट करेगा, सैलरी देगा,
तो उसको टीडीएस काट करके पेमेंट करेगा। ये जो टीडीएस काटेगा, जो वर्तमान इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसके अनुसार टीडीएस काटेगा। अगर कोई 20% के स्लैब में है तो उसके अनुसार कैलकुलेट करके ये एक टीडीएस काटता है एडवांस के फॉर्म में, अग्रिम के रूप में। ये पहला उदाहरण हो गया टीडीएस का। दूसरा उदाहरण है, सबसे इंटरेस्टिंग उदाहरण है कि ब्याज, ब्याज यानी इंटरेस्ट। बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं सेविंग अकाउंट में, तो सेविंग अकाउंट में जो पैसा रहता है उस पर बैंक ब्याज देती है। जो ब्याज का भुगतान करती है बैंक, तो वो भुगतान करती है टीडीएस काट कर। यहां पर टीडीएस का क्या है कि टीडीएस जितना ब्याज होता है सब पर नहीं काटा जाता, इसका एक लिमिट है। अगर एक वित्तीय वर्ष में उस लिमिट के ऊपर अगर ब्याज का भुगतान कोई बैंक करता है किसी व्यक्ति को, तो उसको टीडीएस काट कर करता है। वर्तमान में सेविंग्स अकाउंट यानी बचत खाता पर जो लिमिट है वो 10,000 रुपया है 60 वर्ष से कम के व्यक्ति के लिए। अगर 10,000 रुपया से ऊपर अगर ब्याज का भुगतान करेगा तो टीडीएस काट कर करेगा। जैसे कि अगर मान के हम चल रहे हैं कि सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट का रेट है वो 3% है और किसी के अकाउंट में 5 लाख रुपया सेविंग अकाउंट में जमा है, जो पूरे साल भर ये 5 लाख रुपया रहता है। तो 5 लाख पर अगर 3% के हिसाब से हम देखते हैं तो इसका इंटरेस्ट 15,000 रुपया हो जाता है। उस व्यक्ति की उम्र जो है वो 60 वर्ष से कम है, तो 15,000 रुपया में 10,000 तो एग्जम्पशन लिमिट है, तो 10,000 पर तो टैक्स टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन अगला 5,000 पर चूंकि 10,000 हम घटा देंगे क्योंकि ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, अगला 5,000 पर जो है सो अभी के हिसाब से 10% है इसका टीडीएस का रेट, तो 10% के हिसाब से 500 रुपया टीडीएस काटने के बाद 4500 रुपया का ही भुगतान करेगा। उसी तरह है एफडी पर यानी फिक्स डिपॉजिट पर। फिक्स डिपॉजिट पर क्या है कि ये लिमिट जो है वो 40,000 रुपये है 60 साल से कम वाले लोगों के लिए। ये लिमिट 40,000 रुपये है। अगर मान के चलिए किसी का एफडी 10 लाख रुपये का है, इस 10 लाख रुपये पर एफडी का रेट अभी मान के चलिए 5% है, तो 10 लाख रुपये पर अगर 5% के हिसाब से उसको एक साल में 50,000 रुपया का इनकम होता है, तो इस इनकम पर चूंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 40,000 है, तो 40,000 पर तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। बाकी जो 10,000 रुपया बच गया, इस 10,000 रुपया पर 10% के हिसाब से 1,000 रुपया टीडीएस काट करके भुगतान किया जाएगा। जो सीनियर सिटीजन है यानी 60 साल से ऊपर हैं, तो दोनों केस में, बचत खाता के केस में और एफडी के केस में, ये जो लिमिट है ये 50,000 रुपया तक है। यानी 50,000 रुपया से ज़्यादा का अगर ब्याज या तो सेविंग बैंक में या एफडी में अगर ज़्यादा रहेगा तब सिनियर सिटीजन को टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस का एक दो और हम लोग उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण है कैश विथड्रॉवल। जैसे कि अगर हम बैंक अकाउंट से पैसा निकालते हैं फिजिकल फॉर्म में यानी कैश निकालते हैं, तो एक लिमिट है, वर्तमान में वो लिमिट है 1 करोड़ रुपया। यदि 1 करोड़ रुपया से ऊपर का अगर किसी बैंक अकाउंट से कैश के रूप में पैसा निकाला जाता है, तो 1 करोड़ रुपया से ऊपर जितना पैसा निकलेगा उस पर 2% के रेट से टीडीएस कटेगा। यानी किसी अकाउंट से अगर 1,10,000 रुपया निकला कैश के रूप में, तो 1 करोड़ पर तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन 10,000 पर 2% के हिसाब से जो है
सो टीडीएस काट करके और टीडीएस बैंक काट लेगी। ये जो टीडीएस काटता है तो ये जो डिडक्टर होता है, डिडक्टर यानी जो कटौती करता है, वो कटौती इसके बदले में जो कटौती किया टीडीएस का, उसके बदले में जिससे कटौती किया जाता है उसको टीडीएस सर्टिफिकेट देता है। ये सारा वित्तीय वर्ष के हिसाब से होता है। भारत में जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। इस वित्तीय वर्ष के बीच जो ट्रांजैक्शन है या जो इनकम है उसी के आधार पर ये सारा कटौती किया जाएगा। तो उस वित्तीय वर्ष का ये टीडीएस सर्टिफिकेट देता है। सैलरी के केस में इसी टीडीएस सर्टिफिकेट को फॉर्म 16 कहते हैं और ब्याज वगैरह के केस में इसको फॉर्म 16A कहते हैं। ये फॉर्म 16 और फॉर्म 16A टीडीएस सर्टिफिकेट है जिसमें डिडक्टर जो है वो जिससे टीडीएस काटता है उसको एक सर्टिफिकेट देता है कि मैंने आपका इस वित्तीय वर्ष में इतना टीडीएस काटा है। जो वह व्यक्ति जब आईटी रिटर्न फाइल करेगा तो उस समय उसके पैन पर यह शो करेगा कि आपके पैन में ऑलरेडी इतना रुपया इनकम टैक्स के रूप में कटा हुआ है। हम लोग टीडीएस को बेसिक को समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं टीसीएस के बारे में। चलिए अब हम लोग टीसीएस के बारे में बात करते हैं। टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, यानी स्रोत पर कर संग्रहण। वह था टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी पेमेंट करने से पहले टैक्स को काट करके पेमेंट किया जाता था। और यहाँ पर है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, यानी स्रोत पर कर का संग्रहण। ये किस केस में होता है? ये होता है सेल और परचेज के केस में। टीडीएस था इनकम के केस में। जब इनकम होता था तो वहां पेमेंट करने वाला टीडीएस काट करके बाकी पैसा पेमेंट करता था। यहां पर है कि सेल और परचेज के केस में, यानी गुड्स, किसी भी वस्तु का सेल और परचेज के केस में जो है सो टीडीएस काटा जाता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। इसमें क्या है कि सेलर यानी जो विक्रेता होता है, जो सामान बेचता है, उसका काम है टीसीएस कलेक्ट करना। किससे? तो परचेजर से, यानी क्रेता से। जो सामान खरीदता है उससे टीसीएस कलेक्ट करेगा विक्रेता, सेलर, और ये विक्रेता इस टैक्स को जमा करके सरकार को जमा करेगा। अब हम लोग इसको उदाहरण से देखते हैं। जिस तरह से टीडीएस का लिमिट था, ऐसा नहीं है कि हर एक पेमेंट पर टीडीएस काट लिया जाता था, एक सर्टेन लिमिट के बाद ही काटा जाता था। उसी तरह टीसीएस का भी लिमिट है। ऐसा नहीं है कि सारा सामान के खरीदने पर जो विक्रेता है वो क्रेता से टीसीएस काट लेगा। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण है जो अधिकांश लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर हम 10 लाख से ऊपर का मोटर कार खरीदते हैं, 10 लाख से ऊपर का मोटर कार खरीदते हैं, तो वहां विक्रेता क्या करेगा? 1% टीसीएस काट लेगा क्रेता से। 1% टीसीएस काट लेगा एक्स्ट्रा। 10 लाख से नीचे का अगर मोटर कार है तो उस केस में कोई टीसीएस नहीं लगेगा। 10 लाख से ऊपर का अगर मोटर कार है, जैसे मोटर कार का दाम 10,50,000 रुपया है, तो 10,50,000 रुपया अगर दाम है तो जो खरीदने वाला है उसको 10,50,000 रुपया तो भुगतान करना ही पड़ेगा। और टीसीएस के रूप में इसका 1% यानी
10,050 रुपया TCS के रूप में विक्रेता को भुगतान करना पड़ेगा। ये TCS फिर विक्रेता जो है सो क्रेता को एक TCS सर्टिफिकेट देगा, जैसे वहाँ TDS सर्टिफिकेट देता था, यहाँ पर विक्रेता क्रेता को TCS सर्टिफिकेट देगा और उस सर्टिफिकेट में शो होगा कि भाई इन्होंने सरकार को 10,050 रुपया का टैक्स यानी इनकम टैक्स एडवांस के रूप में जमा किया है, जो जब IT रिटर्न फाइल करेगा तो उस समय इसका जिस रेट से टैक्स अगर पे करना होगा तो और टैक्स पे करना होगा, या नहीं तो अगर रिफंड लेना होगा, अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से नीचे अगर किसी का इनकम होगा तो ये सारा पैसा रिफंड हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगर 5 लाख से ऊपर का ज्वेलरी खरीदते हैं, गहना ज्वेलरी अगर 5 लाख से ऊपर का खरीदते हैं तो इसमें 1% TCS काटना पड़े। TCS काटेगा सेलर यानी दुकानदार जो है सो 1% TCS काटेगा खरीदार से, अगर हम 5 लाख से ऊपर का गहना खरीदते हैं तो। इसी तरह तीसरा उदाहरण है जो बिजनेस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है कि मान के चलिए कि कोई होलसेलर है या थोक विक्रेता है, जिससे खुदरा विक्रेता सामान खरीदता है, थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता सामान खरीदेगा। तो इसमें लिमिट है कि अगर थोक विक्रेता से खुदरा विक्रेता एक वित्तीय वर्ष में अगर 50 लाख से ऊपर का सामान खरीदता है तो 50 लाख से ऊपर के परचेज पर 0.1% के रेट से TCS काटेगा खरीदार से बेचने वाला। तो ये लिमिट है। 50 लाख से नीचे अगर 40 लाख का ही अगर खरीदता है तो फिर उसको ये TCS नहीं कटेगा। अगर 50 लाख से ऊपर का सामान खरीदता है तो 50 लाख से ऊपर वाले पर ही ये 0.1% के रेट से TCS कटेगा। अब हम लोग TDS और TCS के बारे में जाने। अब हम लोग कुछ देखते हैं कि आखिर TDS और TCS के प्रोविजन का क्या फायदा है। सबसे बड़ा फायदा है कि IT रिटर्न यानी जिसको ITR भी कहते हैं, IT रिटर्न फाइलिंग को बढ़ावा देना। अगर किसी का TDS और TCS अगर पहले से कटा हुआ है तो अगर रिफंड लेना है, जैसे कि किसी का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख से नीचे का इनकम है और वो गया भाई 10 लाख से ऊपर का मोटर कार लेने के लिए, तो उसको 1% तो TCS कट गया होगा। तो चूंकि इनको तो टैक्स लग नहीं रहा है अभी, लेकिन इनका टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, तो इस केस में ये क्या करेंगे कि ITR फाइल करते समय अपना फाइल करके रिफंड ले लेंगे, यानी कि वो जो टैक्स कटा है वो पैसा वापस ले लेंगे। उसी तरह TDS के केस में भी है कि अगर बैंक ब्याज काट लिया, 10,000 रुपया अगर किसी का ब्याज पर TDS काट लिया और उसका जो इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो वो IT रिटर्न भर करके और उस पैसे को रिफंड ले लेंगे। तो सबसे पहला है, अगर TDS और TCS अगर स्रोत पर ही काट लिया जाता है तो इससे ITR फाइलिंग को प्रोत्साहन मिलता है, बढ़ावा मिलता है, लोग प्रोत्साहित होते हैं ITR फाइल करने के लिए, अपना इनकम शो करने के लिए। और दूसरा है टैक्स बेस को बढ़ाना, यानी कर के आधार को बढ़ाना। उस दिन हम लोग डायरेक्ट टैक्स में बात किए थे कि चूंकि डायरेक्ट टैक्स में कलेक्शन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उस कलेक्शन को आसान बनाने के लिए ही ये TDS और TCS है एडवांस टैक्स के रूप में, कि
बहुत लोग ऐसा देखा गया कि उनका इनकम तो वो शो नहीं करते थे, लेकिन महंगी महंगी चीज़ें जैसे 20 लाख का कार खरीदना, 10 लाख का ज्वेलरी खरीदना, इस चीज़ों को जो वो खरीदते थे, और देखा गया कि अगर ऐसे लोग आईटी रिटर्न नहीं भरते हैं तो ऐसे लोगों को आईटी रिटर्न भरने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में लाने के लिए ये टीडीएस और टीसीएस का प्रोविज़न किया गया कि अगर टैक्स स्रोत पर ही काट लिया जाएगा, सोर्स पर ही काट लिया जाएगा, तो लोग आईटी रिटर्न भरेंगे। इससे टैक्स बेस हमारा बढ़ेगा। यह पता चलेगा कि अधिक से अधिक लोग कर के दायरे में आ रहे हैं। तो हम लोग टीडीएस और टीसीएस के बारे में जाने। एक और चीज़ है, हम लोग चर्चा एक कर लेते हैं। टैन का फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टर अकाउंट नंबर या टैक्स डिडक्टर अकाउंट नंबर, ये दोनों है। जो टैक्स कलेक्टर होता है या टैक्स डिडक्टर होता है, वो जो पैसा कलेक्ट करता है वो उसके टैन में शो करता है। जैसे इंडिविजुअल से अगर पैसा काटा जाता है तो उसके इन टैन में शो करता है परमानेंट अकाउंट नंबर में। उसी तरह जो कटौती करने वाला होता है या जो टैक्स कलेक्टर होता है वो उसके टैन में वो पैसा शो करता है। और ये पैसा जो डिडक्टर होता है या जो कलेक्टर होता है वो सरकार को जमा कर देता है। आईटी रिटर्न फाइल करते समय सारे पैसा का हिसाब किताब बराबर हो जाता है। अगर किन्हीं को रिफंड लेना है तो वो रिफंड मिल जाता है, और अगर किन्हीं को और टैक्स लगना है तो आईटी रिटर्न भरते समय और टैक्स जमा करके अपना जो टैक्स लायबिलिटी है उसको लोग पूरा कर लेते हैं। तो हम लोग समझ गए कि टीडीएस और टीसीएस और कुछ नहीं, एक इनकम टैक्स का एडवांस रूप है, एक इनकम टैक्स का एडवांस फॉर्म है। ये इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। जीएसटी बिल्कुल अलग है। टीसीएस और जीएसटी को नहीं मिलाना है। टीसीएस एक डायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी एक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग टीडीएस और टीसीएस के बीच अंतर को समझ गए होंगे। और तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।